शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं। दरअसल इस दौरान विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से जारी थी, जहां विधायक पद की सभी ने शपथ ली और सदस्यता को लेकर के ये शपथ, जहां एक एक करके सभी विधायक पहुंचे और इन्होंने शपथ ग्रहण की। शपथ का सिलसिला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से शुरू हुआ और इस दौरान प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रघुवीर कादियान चुने गए। वहीं अब स्पीकर के पद को लेकर के लगातार संशय बना हुआ था। नाम हालांकि कल्याण सिंह का, हरविंदर कल्याण का नाम सामने आ रहा था और इस पूरे नाम पर अब मोहर लग गई है। हरविंदर कल्याण का नाम चूंकि नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रस्तावित किया गया था और अब सर्वसम्मति से हरविंदर कल्याण के नाम पर मोहर लगा दी गई है। विधानसभा के स्पीकर के तौर पर हरविंदर कल्याण को नियुक्त किया गया है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर होंगे हरविंदर कल्याण। सर्वसम्मति से उन्हें चुना गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें सर्वसम्मति से अब चुन लिया गया है। विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और अब लगातार एक के बाद एक कार्रवाई प्रक्रिया जो होती है वो लगातार जारी है और अब ऐसे में एक्शन मोड में सरकार नजर आएगी, चूंकि अभी तक लगातार प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था। एक प्रक्रिया होती है सरकार बनाने की और चलाने की, उसको लेकर के लगातार अभी तक तमाम प्रोसीडिंग्स जारी थी और अब एक करके तमाम प्रक्रियाएं पूरी होती जा रही हैं और ऐसे में सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। विधानसभा के स्पीकर के तौर पर आज विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का और स्पीकर के तौर पर हरविंदर कल्याण का नाम प्रस्तावित था, जिस पर अब सर्वसम्मति से मोहर लग गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। देवेंद्र जी, हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं। सीएम सैनी की तरफ से उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि सर्वसम्मति से अब पारित हो गया है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें हरविंदर कल्याण को विधानसभा के स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया है। देखिए प्रगति, हरविंदर कल्याण का नाम पहले से ही तय था। कई दिनों से मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था, क्योंकि हरविंदर कल्याण करनाल जिले से आते हैं, जहां करनाल 10 साल तक सीएम सिटी रहा है। क्योंकि 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है करनाल में। जाहिर है करनाल को मंत्री पद कोई देना था, मंत्रिमंडल में जगह तो नहीं बन पाई, लेकिन स्पीकर का पद भी बहुत सम्मानित पद होता है। और हरविंदर कल्याण का नाम पहले से चल रहा था, चूंकि लगातार तीसरी बार जीते हैं और एक शरीफ व्यक्ति, अच्छी छवि वाले व्यक्ति माने जाते हैं। शुरू से इसका नाम चला था और इससे भी बढ़कर, चूंकि रोड जाति को, रोड समाज को अभी कोई मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी, पहले से ये तय माना जा रहा था कि हरविंदर कल्याण को बनाया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो सदन की कार्रवाई को सुचारू तरीके से, सबका मतलब मान सम्मान, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता से जुड़े विधायक हो, सबको साथ लेकर चल सके। उस छवि वाले व्यक्ति की, उस शख्सियत को ये पद सौंपा जाता है। और हरविंदर कल्याण मेरे को लगता है, हालांकि वो नए हैं, लगातार तीन बार जीते हैं, लेकिन मेरे को लगता है वो एक पात्र व्यक्ति थे जिनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। और आज एक दिन का सत्र है, विधायकों की शपथ भी हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस आज बिना नेता के पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस सीएलपी लीडर अभी चुना नहीं गया। कुल मिलाकर आज एक दिन में बहुत सारे काम निपटाने हैं सरकार को। और अब इसके बाद चूंकि कुछ दिन दिवाली में रहेंगे, दिवाली के बाद मेरे को लगता है मंत्रिमंडल बन गए, सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। दिवाली के बाद सरकार की काम करने की गति बढ़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी तो फिर जवाबदेही भी शुरू होती है। बिल्कुल। कुल मिलाकर आज कई काम हैं जिनको संपन्न करना है और उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए आज शाम तक ये सारे काम कर दिए जाएंगे। डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव आज ही होना है। डिप्टी स्पीकर के लिए भी जींद से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा लगातार तीसरी बार जीते हैं, या उनके अलावा घनश्याम दास अरोड़ा का भी नाम चल रहा है। बिल्कुल देवेंद्र जी, डिप्टी स्पीकर को लेकर के जिक्र किया जा रहा है, चूंकि कहा यह जाता है कि विपक्ष के किसी नेता का नाम सामने आता है, लेकिन अभी विपक्ष की तरफ से कोई तैयारी नहीं है, यहाँ पर नेता का चुनाव नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या ये मान करके चला जा सकता है कि सत्ता पक्ष से डिप्टी स्पीकर का नाम भी सुझाया जा सकता है, चूंकि कृष्ण मिड्डा और रामकुमार गौतम का नाम चर्चा में आ रहा है डिप्टी स्पीकर को लेकर के? देखिए प्रगति, ऐसा रहा है कि जब कोई सरकार सत्ता में आती है, सरकार बनती है, तो उस पक्ष को भी मान सम्मान के तौर पर डिप्टी स्पीकर पद दिया जाता है, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो या विधानसभा भी हो। ऐसा होता रहा है। तो लेकिन मेरे को लगता नहीं कि विपक्ष के विधायक को ये मौका डिप्टी स्पीकर बनने का दिया जाएगा, क्योंकि बहुमत की सरकार है और लगातार तीसरी बार बनी है। और इस तरह की कोई
इंटीमेशन कभी मिली नहीं कि विपक्ष को ये पद दिया जा सकता है। मेरे को लगता है डिप्टी स्पीकर भी बीजेपी से ही बनेगा। उनमें से या तो कृष्ण मिड्डा जी इनसे लगातार तीसरी बार जीते हैं, या घनश्याम दास अरोड़ा वो भी तीसरी बार यमुनानगर से जीते हैं, और मनोहर लाल के करीबी मानते हैं, कहने को विनोद भ्याना का भी नाम चल रहा है हांसी से। इन तीनों में से कोई एक बनेगा, लेकिन ये पद डिप्टी स्पीकर का भी बीजेपी को जाना तय है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि इस दौरान कांग्रेस में भी अभी तक हार को लेकर के चिंतन मंथन जारी है। चूंकि बीजेपी की तरफ से सरकार बना ली गई है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लेकर स्पीकर के नाम का चुनाव हो गया है, डिप्टी स्पीकर के नाम पर मंथन जारी है, बीजेपी अपनी प्रक्रियाओं में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अभी भी हार को लेकर के चिंतन मंथन में ही लगी हुई है। हालांकि अभी तक ठीकरा ईवीएम पर था, लेकिन अब नेताओं की अंतर्कलह भी सामने आ रही है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब विपक्ष कितना तैयार है सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों को लेकर के? देखिए, कांग्रेस ने सीएलपी लीडर के लिए ऑब्जर्वर से राय मांगी थी, चंडीगढ़ गए थे, आज मेरे को लगता है एक हफ्ता होने को है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट समिति बनाई गई है, कांग्रेस क्यों हारी, क्या कारण रहे कि कांग्रेस की हवा होने के बावजूद पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी। तो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद किसकी वजह से ये हुआ, कौन कितना कसूरवार है, इसका फैसला होने के बाद फिर सीएलपी लीडर का चुनाव होगा। वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी मेरे को कहता है फ्रंट रनर है सीएलपी लीडर, चूंकि उनको अनुभव है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार एमपी रहे, पुराने नेता है, राजनीति के दाव पे जाते हैं, उस लिहाज से तो भूपेंद्र हुड्डा आगे है। लेकिन जो एंटी हुड्डा ग्रुप है कुमारी शैलजा का, वो एक कोशिश करे कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर न बनाकर चंद्र मोहन जो पंचकुला से जीते हैं, चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे हैं, उन काफी बहुत टाइम बाद वो सत्ता की मुख्य धारा में लौटे हैं, तो चंद्रमोहन का नाम भी चल रहा है। नहीं तो अशोक अरोड़ा जो थानेसर से जिन्होंने सुभाष सुधा को हराया, उनका नाम, या फिर भूपेंद्र हुड्डा अगर खुद नहीं बन पाते तो उनकी पसंद गीता भुक्कल की भी रहेगी कि गीता भुक्कल को बना जाए, महिला है। देखना भी है कि कांग्रेस फैसला क्या करती है, लेकिन फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट मिलने के बाद कांग्रेस हाईकमान कोई फैसला करेगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, चर्चा कई नामों को लेकर के की जा रही है। अब देखना ये होगा कि लीडर कौन चुना जाता है, किस नाम पे मोहर लगती है, कौन सा चेहरा सामने आता है। लेकिन इस बीच हरियाणा की राजनीति में एक सवाल बेहद गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि अंदरूनी कलह से जूझ रही है पार्टी, अपने ही बागावती नेताओं से उभर नहीं पा रही है, नेता बागी हो चले हैं, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, अंदरूनी कलह की स्थिति में है। ऐसे में विपक्ष कितनी मजबूती के साथ सरकार को चुनौती दे पाएगा? क्योंकि चुनाव से पहले बड़ी अहम भूमिका में थी कांग्रेस और लगातार बीजेपी को घेरने की तमाम कोशिशें, हर मोर्चे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट सामने आए और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, विपक्ष कहा यह जा रहा है कि विपक्ष अब ठंडा पड़ता जा रहा है। कैसे चलेगी राजनीति कांग्रेस की? देखिए, प्रगति विपक्ष ठंडा तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने, कांग्रेस ने भी 37 सीटें जीती है। लेकिन मेरे को लगता है जो कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस सत्ता में लौटती हुई लग रही थी, इस तरीके से एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे। लेकिन मेरे को लगता है 3-4 दिन पहले मतदान से सारी स्थिति बदल गई है। अंदरूनी तौर पर बीजेपी संगठन ने बहुत मेहनत की है, बहुत टेक्टफुली लोगों तक अप्रोच भी की है, उनको कन्विंस कराने की कोशिश की है। लेकिन अब फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी कांग्रेस की, उसमें ये होगा कि किस वजह से कांग्रेस हारी। उस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद हाईकमान की तरफ से सीएलपी लीडर, मतलब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। अब कौन बनता है, लेकिन ये जरूर है कि 37 विधायक जीतने के बाद भी कांग्रेस चुप बैठेगी, काम नहीं करेगी, या लोगों को, क्योंकि वो तीसरी बार चूक गई है, 15 साल का ये वनवास आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कांग्रेस को अगर लोगों के मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, और ज्यादा मेहनत से, दुगनी मेहनत करके उनके विश्वास को जीतना होगा, और लोगों को लगे कि हाँ, प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस जनता के मुद्दे उठा रही है, उनकी समस्याओं को उठा रही है। अब पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस की वापसी या उनके प्रति जो विश्वास है लोगों का। हालांकि कई लोगों को हमदर्दी भी है कि कांग्रेस ने कोशिश तो की, हुआ भी, लेकिन चूक हो गई। अब लोगों का भरोसा जीतने के लिए, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को दुगनी मेहनत से अब लोगों के बीच जाना भी होगा, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दों को भी उठाना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।